नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख। पॉली हाउस में खीरे की खेती अधिक आमदनी कमाने का जरिया। प्रदेश में इन दिनों तापमान में गिरावट आ रही है। कई जगहों पर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। ऐसे में पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने कई समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि तापमान में जैसे ही बदलाव होता है, पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसीलिए इस समय पशुओं की देखरेख पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जगपाल से। किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे अभी के समय, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इस समय हमें अपने पशुओं को कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो भी हमारा पशुशाला होता है या गौशाला होता है, उसको ऐसे स्थान पर बनाए जहां पर सूर्य की रोशनी पर्याप्त पहुंचे और उसमें पर्याप्त तरीके से हवा पहुंचे। और इस मौसम में खासकर हमको क्या करना चाहिए कि जब हम पशुओं को हमेशा पशुशाला या गौशाला के अंदर बांधना चाहिए और चारों तरफ से उसमें अंदर में जो है पुआल है या भूसा है, उससे अच्छी तरीके से एक बिछावन बना देना चाहिए, जिससे कि गर्मी बनाए रखे। अगर इसको हम नहीं बनाते हैं गर्मी अच्छी तरीके से पशुशाला के अंदर, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इक्टोपैरासाइट्स होते हैं या जो बाह्य परजीवी होते हैं जो पशु के शरीर में हो जाते हैं और वो फिर बाद में पशुओं को अस्वस्थ कर देते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि हमारा जो पशुशाला होता है या गौशाला होता है, उसकी साफ़ सफाई का हमें बहुत ध्यान देना रखना चाहिए, नहीं तो उसमें रोग बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। सर्दियों में पशुओं को संतुलित आहार देने से जहां पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहते हैं और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। साथ ही जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो और भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इससे पशुओं को सर्दी में बचाव में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बीमारी जो हमारे पशुओं में अक्सर देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थनैला रोग। थनैला रोग में क्या होता है कि जो हमारा पशु का थन होता है वो जो है कड़ा हो जाता है और सूजन आ जाता है। सूजन आ जाने में उसमें क्या है कि कभी कभी दूध आना भी कम हो जाता है और थन जो होता है गर्म हो जाता है, जिससे पशु में बुखार हो जाता है। तो इस केस में हमें जो होता है कि ध्यान देना ये चाहिए कि जो भी व्यक्ति दूध का दोहन करता है या दूध दूहता है, उससे अपने हाथों को अच्छे से साफ सफाई करके करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जीवाणु जनित बीमारी है और ये क्रॉस कंटामिनेशन या हमारे जब हम धोते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे हाथों से जो पशु का थन होता है उसमें जाता है, तो ये रोग होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी हम दूध दुहें तो पूरा दूध निकालें और उसको जो है दूध थोड़ा सा भी ना छोड़ें, तो ये इस थनैला रोग से हम निजात पा सकते हैं। या अधिक कोई समस्या है तो हमें पशु चिकित्सक से नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। देश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं में एक रोग खुरपका मुंहपका रोग FMD होता है।
ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण: मुंह से अत्यधिक लार टपकना, जीभ तथा तलवे पर छाले पड़कर घाव बनना, खुरों के बीच में घाव होना जिसकी वजह से पशु का लंगड़ा कर चलना, मुंह में घावों की वजह से पशु चारा दाना बंद कर देता है। दूध उत्पादन में लगभग 80% की कमी हो जाती है। रोकथाम के उपाय: इस रोग का उपचार अब तक संभव नहीं हो सका है, इसीलिए रोकथाम ही सबसे कारगर नियंत्रण का उपाय है। सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं को जो 4 महीने से ऊपर के हों टीका लगवाना चाहिए और प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोने के बाद मलहम लगाएं। पशु में रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। इसके बाद जो तीसरी रोग है वो होता है जो है पशुओं में इक्टो और इंडो पैरासाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य या अंतः परजीवी। ये रोग जो होता है वो खासकर इसी मौसम में ज़्यादा आता है जब पशु को ठंडक ज़्यादा लगती है। तो क्या होता है कि शरीर में जो है जुएं पड़ जाते हैं या जो है किल्ली होते हैं या कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो पशु के शरीर में आते हैं और पशु का खून चूसते रहते हैं। धीरे धीरे जो है पशु अस्वस्थ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और हम जो पशुएं होते हैं उनके जो गाय भैंस हैं उनके दुग्ध उत्पादन में जो है कमी आती है। तो इसके लिए हमें जो है ये करना चाहिए कि प्रॉपर हीट मेंटेन करके रखना चाहिए कि उनको ठंडक ना लगे। और अगर इंडो पैरासाइट है या दूसरी चीज़ ये है इसकी अगर जो हमारा पशुशाला है उसको साफ़ सफाई करना चाहिए कि उसमें किसी तरीके से बाहर से कोई ऐसा कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्टो पैरासाइट है इंडो पैरासाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर परजीवी। इसमें मेनली क्या होती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। जो कीड़े ज़्यादातर लीवर में या पशु के शरीर में होती हैं जो खून को चूसा करते हैं और बाद में क्या करते हैं, जो भी हम पशु को आहार देते हैं या भोजन के रूप में देते हैं, चाहे हरा चारा है या सूखा चारा है, जो भी हम देते हैं उसके लिए हमें उसमें क्या होता है कि ये कीड़े जो होते हैं 30 से 40% खुद ही खा जाते हैं, जिससे पशु को जो है आहार की कमी हो जाती है और पशु बीमार पड़ जाते हैं। इसमें कभी कभी हम देखते हैं पशुओं में हमारे पशु जो है होता है जो पैर को झटकने लगते हैं। तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हमें जो है हमारे पशुओं में कीड़े हो गए हैं। इसके लिए हमें जो है डीवार्मिंग की दवा देनी चाहिए। तो हर तीसरे महीने पे हमें डीवार्मिंग का जो है दवा करनी चाहिए पशु चिकित्सक के सलाह से। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं जिससे उन्हें सामान्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसान भाई पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर कुछ नया करें तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी कड़ी में किसान भाई पॉली हाउस में खीरा की खेती करें तो इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं,
क्योंकि आजकल खीरे की मांग वर्ष भर रहती है। तो चलिए पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से। किसान भाइयों, आज एक बार फिर से मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा जो पॉली हाउस में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल है और उसको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। तो वो फसल जो है उसका नाम है खीरा, बीज रहित खीरा, जिसको हम केवल पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं। जो पॉली हाउस के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं, सिर्फ मादा फूल होते हैं और वो मादा फूल भी बिना परागन या बिना पराग के उसके अंदर फल को तैयार करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस फसल की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कई सरकारी संस्थान या कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसका बीज मार्केट में अवेलेबल है। पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 1, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2 या पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3। दूसरा जो पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 वैरायटी जो है वो रिलीज़ है। तीसरी जो वैरायटी है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1 जो है बीज रहित खीरे की एक किस्म है जो वहाँ से रिलीज है। बाकी जब प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं तो कई कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में हैं और उनके बीज उपलब्ध होते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में खीरे की खेती करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में खीरे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। खीरे के पौधों के प्रो ट्रे को तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुवाई करें। ट्रे में खीरे की बीज की बुवाई करने के 3 से 4 दिन में खीरे के बीज का अंकुरण हो जाता है। वैसे तो अगर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल टाइप पॉली हाउस है तो इसको सालों भर आप अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं। लेकिन कई जो किसान ऐसे भाई हैं जिनके पास लो कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट के पॉली हाउस हैं जिसके अंदर तापमान को नियंत्रण करना आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस फसल को 2 बार आसानी से उगाया जा सकता है और ऑफ सीज़न भी आप इसको लगा सकते हैं। तो तीसरी बार आप इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। अब इसका बीज दर जो होती है 500 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अंदर 1500 से 1600 बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको एक 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में। तो ये तो उसके बीज दर की बात हो गई। दूसरा, अब इसको लगाना है तो इसका बिचड़ा तैयार करके हम लगाते हैं। इस गर्मियों के दिनों में ये जो बिचड़ा होता है लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है और अगर जो सर्दियां होती हैं सर्दियों के दिनों में ये 1 महीना तक ये फसल जो है इसका अपना बिचड़ा तैयार करने के लिए लेती है। खीरे की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खीरे की बुवाई करने के 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों की मिट्टी में मिला दें। साथ ही 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको बेड भी तैयार करने पड़ते हैं। तो बेड पॉली हाउस में जनरली 1 मीटर चौड़ा बेड ही हम रिकमेंड करते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड। और उसके अंदर जो बेड की ऊंचाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर आप ऊंचाई पे उस बेड को बना सकते हैं। उसकी मिट्टी को ठीक ढंग से कुदाल से कोड़कर आप ढंग से उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पौधे में या जो आपका बिचड़ा है उसके अंदर 2 से 4 लीफ आ जाए, यानी 2 से 4 पत्ता की अवस्था जब आपके बिचड़े की हो, उस कंडीशन में आप इसको अपने मुख्य क्षेत्र में या पॉली हाउस में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रतिरोपित कर सकते हैं। दूरी जैसा कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का खीरे की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और खीरे के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है।
खीरे के पौधे बेल वाले होते हैं। खीरे की खेती से अच्छी गुणवत्ता व ज्यादा पैदावार लेने के लिए खीरे के पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट न बांधें, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। खीरे की बेल को ज्यादा ऊपर नहीं बांधें, नहीं तो खीरे के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। तीसरा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर वीकली इंटरवल पे हम इसके अंदर पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो हर दिन आप अगर जो 10 मिनट के लिए भी अपना ड्रिप सिस्टम ऑन रखते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की, फर्टिगेशन की, जो हम पानी में घोल कर ही देते हैं। तो इसके फर्टिगेशन के लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से NPK जो 18-18-18 है उसका इस्तेमाल करते हैं। घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम पौधे को मुहैया करवाते हैं और हफ्ते में 2 बार इसकी फर्टिगेशन करते हैं 3 ग्राम के हिसाब से। और जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस टाइम हम पोटाश और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फर्टिलाइज़र, जो हमें घुलनशील फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसकी मात्रा मिलाकर हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अवस्था में जो बीमारी आती है जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस बीमारी से बचने के लिए आप डाइथेन Z78 या जिनेब, कई तरह के केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनको उपयोग करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कीटों में पॉली हाउस में समस्या रहती है कि कीटों की, जिसके अंदर थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कीटों से आपको बचाना है तो आप इमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर 40 दिन के बाद अगर जो चल रही है तो आपको 2 से 2.5 महीने की विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप खीरा तोड़कर बाजार में पहुंचा सकें। 1500 पौधा आपने लगाया या एक पौधे से आपको लगभग 3 से 4 किलो की उपज आपको खीरे की मिल जाती है। तो इस प्रकार खीरे की फसल आप अच्छे ढंग से अपने खेत में या अपने पॉली हाउस में ले सकते हैं और काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और समता सेवा केंद्र सीतामढ़ी और मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में सीतामढ़ी और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे कि भिंडी, लौकी, करेला की रोपाई के लिए भूमि तैयार करें। सब्जियों के स्वस्थ उत्पादन के लिए जमीन तैयार करने के दौरान 15 से 20 टन प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट देने की सलाह दी जाती है। सब्जी की फसलों को कट वर्म के हमले से बचाने के लिए भूमि की जुताई के दौरान क्लोरोपाइरीफॉस 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी मक्का की फसल में तना छिलक से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 6 से 7 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से पौधे की जड़ के आसपास व्यवहार करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म से बचाव के लिए लिम्डा साइहाइलोथ्रिन 5 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है। किसान भाइयों को सलाह दिया जा रहा है कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करें।
सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद गेहूं की फसल में प्रति एकड़ 30 किलोग्राम यूरिया का दूसरा उपरिवेशन करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम की फसल को मधुआ एवं अन्य कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL के 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गोभी की फसल में माहो के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जानवरों में बाहरी परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें कृमिनाशक दवा दें। आहार के साथ नमक दें और धूप में रखें। कम तापमान के कारण रात में जानवरों को गर्म स्थानों पर रखें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उस्मानपुर, जिला पटना के कृषक विवेक रंजन ने। ये लेयर मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। विवेक रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। तो लेयर फार्मिंग के लिए जरूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वैरायटीज का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा।
आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर जो मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार, बाजार में उपलब्ध बहुत सारे उपलब्ध आहार हैं, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है, और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है। कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतः परजीवी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है, कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।